हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कल के यूट्यूब वीडियो में हमने भारत में चुनाव सुधार से संबंधित जो विभिन्न आयोग बने थे उनके बारे में बातचीत की थी। विशेषकर तारकुंडे समिति, श्यामलाल सक्दर समिति और दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में बातचीत की थी कि इन कमेटियों ने भारत में चुनाव सुधार के बारे में क्या क्या कदम उठाए थे या क्या सुझाव दिए थे। इसी कड़ी में आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग उसके जो अगले जो समितियां बनी थी जिन्होंने भारत में चुनाव सुधार के बारे में जो सुझाव दिए थे, उसमें से के संथानम समिति के संथानम समिति के संथानम समिति का जो गठन किया गया था और के संथानम समिति ने भारत में चुनाव सुधार के बारे में क्या सुझाव दिए थे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला इन्होंने जो सिफारिश की थी कि चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाए, यानी कि चुनाव में जो भाग लेने वाले उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निश्चित की जाए। उसके बाद में राजनीतिक दलों के पंजीयन, दलों के संविधान तथा सदस्यों के पंजीयन के संबंध में स्पष्ट नियम बनाए जाए। तीसरा, इस समिति ने जो सुझाव दिया था उसमें यह था कि निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के अधीन किया जाए तथा दोषी निर्वाचन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया जाए। तो इस प्रकार इन्होंने कहा था कि निर्वाचन अधिकारी हैं जिसको निर्वाचन आयोग के अधीन किया जाए, इलेक्शन कमीशन के अधीन किया जाए, और चुनाव के दौरान अगर वो गड़बड़ी करते हैं या अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का जो राइट है वो निर्वाचन आयोग को दिया जाए। अगली जो उन्होंने सिफारिश की थी कि निर्वाचन नामावलियों को हमेशा अद्यतन रखा जाए, यानी कि जो वोटर लिस्ट है वोटर लिस्ट को हमेशा अपडेट रखा जाए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है इस निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए। तो इस प्रकार से ये जो सिफारिश थी ये सिफारिश की थी के संतानम समिति ने। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण जो समिति जो भारत के जो चुनाव आयोग में आज भी बहुत ही चर्चित रही हुई है और हमारे देश के इतिहास में एक ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहे हुए हैं, उनका नाम टी.एन. शेषन, टी.एन. शेषन, टी.एन. जो शेषन है ये भारत के तत्कालीन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हुए हैं। तो इन्होंने अप्रैल 1992 में तत्कालीन जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे उस समय ये काम कर रहे थे। तो भारत में जो चुनाव सुधार के बारे में जो इन्होंने जो सिफारिश की थी ये बहुत ही, और उस समय ये एक स्टिक चीफ कमीशन भी माने गए थे उस समय के, और इन्होंने जो सुझाव दिए थे उसमें ये था कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए नामांकन शुल्क क्रमशः 5,000 रुपये तथा 2,500 रुपये किया जाए, यानी कि लोकसभा का जो सदस्य चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए जो उसकी जो एक अमानत जो राशि है वो 5,000 रुपये रखी जाए, तथा राज्य विधानसभाओं के लिए जो एमएलए के लिए चुनाव लड़ता है उसके लिए 2,500 रुपये निर्धारित किए जाए। दूसरी इन्होंने जो सिफारिश की वो था कि लोकसभा के उम्मीदवार हेतु 10 प्रस्तावकों तथा 10 समर्थकों तथा राज्य विधानसभा के उम्मीदवार के लिए 10 समर्थकों का होना अनिवार्य किया जाए। तीसरी इन्होंने जो सिफारिश की थी या जो उसमें सुझाव दिया था वो था कि एक से अधिक स्थानों से चुनाव लड़ना प्रतिबंधित किया जाए। हमारे देश में एक उम्मीदवार अधिकतम 2 स्थान पर चुनाव लड़ सकता है, ये प्रवृत्ति आज भी है। तो इन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति में जो एक ही उम्मीदवार जब 2 जगह से चुनाव लड़ता है और उसके बाद में जब कोई उम्मीदवार दोनों जगहों से जीत जाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा जगह पर वापिस जो चुनाव करवाए जाते हैं, क्योंकि एक सीट खाली करनी पड़ती है तो दूसरी जगह पर जब दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं तो सरकार के लिए ये अतिरिक्त एक खर्चा होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार एक ही स्थान से चुनाव लड़ा जाए, ऐसी परंपरा विकसित की जाए। उसके बाद में अगला उन्होंने सुझाव दिया था कि चुनाव प्रसार की अवधि 14 दिन की जाए,
यानी कि चुनाव जो प्रसार की जो अवधि है उसको सावधानी निर्धारित किया जाए, और इस पर भारत सरकार ने ये अमल भी किया था। तो इस प्रकार से ये देखा, उन्होंने कहा कि जो चुनाव की जो आचार संहिता लग जाती है तो उसकी जो प्रसार की जो अवधि है नामांकन प्रक्रिया से लगा करके मतदान से 24 घंटे पहले का जो दौर होता है उस दौर की अवधि तक ही चुनाव के लिए प्रसार किया जाए, और उसकी जो अवधि वो 40 दिन 14 दिन तय की जाए। मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किया जाए। ये आगे भी हमने पढ़ा था कि इस प्रकार से मतदाताओं के लिए पहचान पत्र वाला जो सुझाव पहले भी आया था, तो इन्होंने भी जारी किया था। और हम जो ये जो एक वोटर आईडी कार्ड हमारे पास में होता है, जो फोटो युक्त जो पहचान पत्र होता है, तो फोटो युक्त पहचान पत्र की जो सबसे ज्यादा जो पैरवी भी टी.एन. शेषन ने की थी, और उन्होंने इसको एक अनिवार्य बना दिया था जिससे कि फर्जी मतदान को रोका जाए, ऐसा उनका सुझाव था। अगला उन्होंने जो सुझाव दिया था, उन्होंने कहा था कि मत पेटी को छीनने अथवा अनधिकार मतदान को संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा जाए। जो बूथ कैप्चरिंग होता है या मतदान केंद्र पर अतिक्रमण करके मतदान करवाया जाता है, इस प्रकार से ये एक प्रकार से देखा जाए तो एक लोकतंत्र के साथ में कुठाराघात है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि ये इनका जो संज्ञेय लेकर के इसको एक आपराधिक श्रेणी में रखा जाए और इसके ऊपर आगे से कार्रवाई की जाए। उसके बाद में राजनीतिक दलों के आय व्यय का लेखा संपरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अभिकरण द्वारा करवाया जाए। यानी कि जो राजनीतिक जो दल होते हैं उनके द्वारा जो चुनाव में जो खर्चा किया जाता है उसका भी निर्वाचन आयोग के अधीन इसका एक परीक्षण किया जाए। आचार संहिता का पालन न करने वाले प्रत्याशियों को 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। और उसके बाद में टी.एन. शेषन साहब ने जो सुझाव दिया था, उस सुझावों पर जो विशेषकर हम आचार संहिता के बारे में जो देखते हैं, आज हम जो चुनाव में जो आचार संहिता का बारे में देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जो इसके प्रति स्ट्रिक्टली होती है, और निर्वाचन आयोग भी इस मामले में बहुत ही गंभीर होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो आचार संहिता का जो पालन नहीं करते हैं, तो इस टाइप के जो प्रत्याशी होते हैं उन प्रत्याशियों को 5 वर्ष के लिए चुनाव से डिबार किया जाए, उनको चुनाव से पृथक किया जाए, या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए कि वो 5 साल तक किसी भी प्रकार का चुनाव है वो नहीं लड़ सकता है। इस प्रकार से इन्होंने जो सुझाव दिए थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और एग्जाम और कंपटीशन में भी कई बार इनके सुझावों के बारे में इस टाइप के प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से सुझाव टी.एन. शेषन कमेटी से संबंधित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन से सुझाव टी.एन. कमेटी ने दिए थे। उसके बाद में आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आते हैं, और ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन से जो सिफारिश है वो टी.एन. शेषन साहब ने की थी। अगली जो समिति के बारे में बात करें वो है इंद्रजीत समिति। इंद्रजीत समिति का जो गठन किया गया था, ये इन्होंने भी भारत में सुधार के बारे में जो बातचीत की थी। तो 22 मई 1998 को संबंध सर्वदलीय सम्मेलन की सिफारिश पर जून 1998 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सांसद इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में संसदीय समिति गठन की गई। इस समिति द्वारा सिफारिशें अगस्त 2000 में दी गई थी, जो इस प्रकार से थी। यानी कि 2000 में जो इस समिति ने जो सिफारिशें दी थी, इंद्रजीत समिति ने दी थी, उसमें क्या कहा गया था? तो इन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को चुनाव में व्यय करने हेतु धन राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। यानी कि इन्होंने कहा था कि जो चुनाव में राजनीतिक जो दल होते हैं या उम्मीदवार होते हैं उनके द्वारा बहुत से धन का एक व्यय किया जाता है, व्यर्थ धन जो पानी की तरफ बहाया जाए। इन्होंने कहा कि इसको किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि अगर हम इसको नहीं रोका जा गया तो इसका मतलब ये होगा कि राजनीति में केवल वही लोग चुनाव में खड़े हो जाएंगे जिसके पास में धन बल होगा। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो व्यय है वो गवर्नमेंट इसको व्यय को वहन करे। दूसरी उन्होंने जो सिफारिश की थी कि चुनाव खर्चों के लिए एक सार्वजनिक कोष स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें सरकार को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए की राशि का योगदान करना चाहिए, तथा इतनी ही राशि का योगदान राज्यों से होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि चुनावी खर्चों के लिए उन्होंने कहा कि एक अलग से चुनाव के लिए सार्वजनिक कोष की स्थापना की जानी चाहिए, और सरकार प्रतिवर्ष इसमें 600 करोड़ रुपए का अंशदान डाले, और इतनी ही राशि राज्य सरकार भी इसमें डाले, जिससे कि इस कोष में जो धीरे धीरे जो एक राशि इकट्ठी होती है, और इसके माध्यम से जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में इस राशि का प्रयोग
किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त भी चुनाव के आयोग के समक्ष या समय समय पर जो सुझाव दिए गए थे, और भी कई समितियां या जो सुझाव दिए गए थे तो जन माध्यम से, तो उसमें कुछ इस प्रकार से सुझाव हैं, जैसे मतदान की आयु को 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष किया जाए, राइट टू रिकॉल एंड राइट टू रिजेक्ट की व्यवस्था को अपनाया जाए। आज जो आप लोग जो नाटो की व्यवस्था देख रहे हो वो इसी का एक प्रारूप है। चुनावों में जीत के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम मतों का कोटा निर्धारित किया जाए। देश में क्षेत्रीय दलों, राज्य एवं राष्ट्रीय दलों की पंजीयन के कठोर नियम बनाया जाए। चुनाव घोषणा पत्र को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये मांग काफी लंबे समय से उठ रही है, लेकिन भारत सरकार ने इसके ऊपर अभी तक अमल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनावी जो घोषणा पत्र होता है इसमें कई प्रकार के लोक लुभावने जो जनता के समक्ष एक झूठे वादे किए जाते हैं, तो इस पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब तक हम राजन जो आचार संहिता का जो घोषणा पत्र है उसको एक संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे। मतदान की व्यवस्था सभी के लिए अनिवार्य, अर्थात अनिवार्य मतदान किया जाए। कई देशों में आज भी जो मतदान की जो व्यवस्था है अनिवार्य की जाती है। अगर कोई व्यक्ति मतदान में हिस्सा नहीं लेता है या चुनाव में मतदान नहीं करता है, तो कई देशों में उसके ऊपर एक जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकार उनके लिए धन खर्च करके उनकी व्यवस्था करती है, और तो फिर उनका जो धन खर्च होता है वो एक अपव्यय होता है। तो इस प्रकार से भी कई बार सुझाव आए कि मतदान है वो अनिवार्य किया जाए लोकतंत्र में मतदान, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर जैसे लोकसभा के चुनाव की जब बात करते हैं तो उसके जो हम आंकड़े देखते हैं तो लगभग 55 से लगा करके 60 या कई जगह तो केवल 45 या 50% तक की मतदान होती है। इसका मतलब जो चुनाव में भाग लेने वाले जो व्यक्ति है बहुत ही कम है। तो इसलिए जब हम इसको अनिवार्य करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। चुनाव आचार संहिता का कठोरता से पालन किया जाए। भ्रष्टाचार या अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को रोकना तथा टिकट देने वाले दल की मान्यता रद्द की जाए। यानी कि जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए कई राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक दल अपराध प्रवृत्ति में लिप्त व्यक्ति को जब टिकट देते हैं तो उन दलों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुदलीय व्यवस्था के स्थान पर द्विदलीय व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो विद्यार्थी इस प्रकार से तो आज का YouTube वीडियो और कल का ये दोनों ही जो YouTube वीडियो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दोनों ही वीडियो में हमने भारत में जो चुनाव सुधार के बारे में जो हमने व्यवस्था की है, क्योंकि इस पे आपके एग्जाम में कई बार एक निबंधात्मक प्रश्न आता है, 15 अंक आता है। उसमें कहा जाता है कि भारत में चुनाव सुधार के लिए गठित कमेटियों की सिफारिशों के बारे में बताइए, या कई बार अलग अलग दे देते हैं। कई बार कंपटीशन में आता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधार से संबंधित है या नहीं है। तो आप लोगों को इन कमेटियों के बारे में भी याद रखना है, और इस कमेटियों ने कौन कौन से सुझाव दिए थे उसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।